अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल एडिन लाइट। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जनरल वेव प्रॉपर्टीज़ का लेक्चर नंबर 5। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, उसकी क्या क्या एग्जांपल्स हैं, किस तरीके से उनको प्रूव किया जाता है। ठीक है, ये सब हमने पढ़ना है आज के टॉपिक में। देखिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ने से पहले सब कुछ डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसी की वजह से आपको पता चलेगा, उसी की मदद से आपको पता चलेगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है। सबसे पहले जो डेफिनेशन हमने स्टार्ट करनी है, स्टडी करनी है, वो है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? अ मोशन रिपीटिंग इटसेल्फ इन एन इक्वल टाइम इंटरवल इज रेफर्ड टू एज पीरियोडिक मोशन। ऐसा मोशन हमारे पास जो हर थोड़े टाइम में, हर एक सिंपल एक इक्वल टाइम के अंदर अंदर अपने आप को रिपीट कर रहा हो, ऐसा मोशन हमारे पास जो एक इक्वल टाइम के अंदर अंदर अपने आप को रिपीट कर रहा हो, वो मोशन क्या कहलाता है हमारे पास? पीरियोडिक मोशन। देखिए, मिसाल के तौर पर जैसे कि ये मैंने एक पेंडुलम बनाया हुआ है। अब ये पेंडुलम को मैंने थोड़ी देर के लिए मूव कराया है, तो आप अब देखें ये आगे पीछे मूव कर रहा है, यानी कि अपनी मोशन को रिपीट कर रहा है, अपनी मोशन को रिपीट कर रहा है। अब मान लें कि ये यहाँ से यहाँ और वापस इस पोजीशन में आने में, देखिए यहाँ से यहाँ और वापस इस पोजीशन में आने में जो टाइम ले रहा है वो 4 सेकंड का ले रहा है। ठीक है, यानी कि एक दफ़ा जब ये यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ वापस आया तो इसने कितना टाइम लगाया? 4 सेकंड। फिर दूसरी दफ़ा उसने दोबारा से जब ये मोशन रिपीट करी तो भी उसने यहाँ से यहाँ और यहाँ से वापस यहाँ आने में, यानी पूरा एक मोशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाया? 4 सेकंड। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो मोशन है हमारे पास, ये एक पीरियोडिक मोशन है। ये जो हमारे पास मोशन है ये एक पीरियोडिक मोशन है। ठीक है, इसी के साथ मैं एक और एग्जांपल आपको देती हूँ। देखिए, आपको पता है ना, हमारी अर्थ जो है वो सन के गिर्द रिवॉल्व करती है। सही, सन के गिर्द रिवॉल्व करती है। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पे देखें, पहले ये एक चक्कर काटती है। ठीक है, फिर ये दूसरा चक्कर काटती है। ठीक है, यानी कि ये अपनी मोशन को रिपीट कर रही है, जिस जहाँ पर ये मौजूद थी वापस दोबारा उधर ही आ जाती है। ठीक है, और इसको ये करने में हमेशा एक चक्कर, अपना मोशन कंप्लीट करने में इसको कितना टाइम लगता है? हमारे पास 365 डेज़ लगते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता है ना, 365 डेज़ लगते हैं, एक साल पूरा पूरा इसको लगता है एक मोशन कंप्लीट करने में। तो यहाँ पे भी देखिए, मोशन रिपीट हो रहा है और एक फ़िक्स टाइम के अंदर अंदर रिपीट हो रहा है, तो इसी मोशन को हम क्या नाम देते हैं? पीरियोडिक मोशन का। ऐसा मोशन जो फ़िक्स टाइम के अंदर अंदर अपने आप को रिपीट करता रहे, बार बार दोहराता रहे, वैसा वो मोशन क्या कहलाता है हमारे पास? पीरियोडिक मोशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, पीरियोडिक मोशन जो हमारे पास है ना, पीरियोडिक मोशन, इसको जो है आप दो तरीके के मोशंस में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पीरियोडिक मोशन हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन भी होता है, पीरियोडिक मोशन हमारे पास ऑसिलेटरी भी हो सकता है, और पीरियोडिक मोशन हमारे पास नॉन ऑसिलेटरी भी हो सकता है। क्या कहा मैंने? पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन भी होता है और पीरियोडिक मोशन नॉन ऑसिलेटरी मोशन भी हो सकता है। चलिए, अब ये ऑसिलेटरी और नॉन ऑसिलेटरी का क्या मकसद होता है? देखिए, यहाँ पे ऑसिलेटरी मोशन कौन सा मोशन होता है हमारे पास? ऐसा मोशन जो किसी भी ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द टू एंड फ्रो मूव करे। सही है, द टू एंड फ्रो मूवमेंट। टू एंड फ्रो, या इसको ये भी बोल सकते हैं बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। ठीक है, बैक एंड फोर्थ भी आगे पीछे है। ठीक है, टू एंड फ्रो मूवमेंट या फिर बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, of an object around a fixed point, around a fixed point। ठीक है, यानी कि अगर तो किसी ऑब्जेक्ट के भी, अगर तो मान ले कोई भी ऑब्जेक्ट है और वो टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, आगे पीछे मूव कर रहा है, टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, आगे पीछे मूव कर रहा है, और एक फिक्स्ड पॉइंट के गिर्द ही मूव कर रहा है। एक फिक्स देखें, मतलब इस पॉइंट से इधर जा रहा है, फिर इस पॉइंट से इधर जा रहा है, फिर इस पॉइंट से इधर जा रहा है, फिर इस पॉइंट से इधर जा रहा है, तो ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास फिक्स्ड पॉइंट है। ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट है ये मेरे पास, और इसी के इर्द गिर्द मूव कर रहा है, ये टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मूवमेंट दिखा रहा है, तो ये वाला मोशन हमारे पास कैसा मोशन है? ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, यहाँ पे देखें आप, ये जो हमारे पास सिंपल पेंडुलम मैंने आपको दिखाया था, ये देखें, ये इसकी फिक्स्ड पोजीशन थी, ये हमारे पास इसकी
फिक्स्ड पोजीशन थी, इसी फिक्स्ड पोजीशन के इर्द गिर्द ये मूव कर रहा था, ठीक है, इसी फिक्स्ड पोजीशन के इर्द गिर्द ये मूव कर रहा था, टू एंड फ्रो मूवमेंट दिखा रहा था, ठीक है, और रिपीट कर रहा था, तो हम क्या कहेंगे कि ये पीरियोडिक मोशन तो है, साथ ही साथ पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन भी है ये, ठीक है। यानी कि हमारे पास क्या कर रहा है, ये एक तो रिपीट भी कर रहा है अपनी मोशन को, और दूसरी बात ये फिक्स्ड पोजीशन के गेट टू एंड फ्रो भी मूव कर रहा है। तो ऐसा मोशन हमारे पास पीरियोडिक मोशन कहलाएगा, और साथ ही साथ पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन भी कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये जो मैंने अर्थ की आपको एग्जांपल दी थी ना कि अर्थ सन के गिर्द रिवॉल्व कर रही है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसकी पोजीशन के इर्द गिर्द ये टू एंड फ्रो मूवमेंट नहीं दिखा रहा, बल्कि ये पूरी एक सर्कुलर मोशन कर रहा है और फिर वापस आ रहा है अपनी पोजीशन पे। तो ये मोशन पीरियोडिक तो है, ये मोशन पीरियोडिक तो है, लेकिन ये ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी हमें बैक एंड फोर्थ मूवमेंट नज़र नहीं आ रही, यानी कि इस पोजीशन पे ये ऐसे नहीं हो रहा कि ये पहले आगे जा रहा है फिर पीछे जा रहा है, नहीं, ऐसे कोई भी काम नहीं हो रहा है यहाँ पर। हाँ, यहाँ पे रिपीटिशन तो नज़र आ रही है कि एक खास टाइम के अंदर अंदर 365 डेज़ के अंदर अंदर ये रिपीट कर रहा है अपने मोशन को, ये चीज़ तो नज़र आ रही है। तो इसलिए ये पीरियोडिक मोशन तो है, लेकिन ये ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बैक एंड फोर्थ मूव नहीं कर रहा, अपनी फिक्स पोजीशन के दरमियान बैक एंड फोर्थ मूव नहीं कर रहा, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि ये पीरियोडिक नॉन ऑसिलेटरी मोशन है, पीरियोडिक नॉन ऑसिलेटरी मोशन है, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, और नॉन ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, ठीक है। अब जब हम सिंपल हार्मोनिक की बात करते हैं ना, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन सा मोशन होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन एक पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन होता है, एक पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन होता है। यानी कि इसके अंदर क्या हो रहा होगा, मोशन रिपीट हो रहा होगा, और साथ ही साथ जो भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा होगा, मूवमेंट कर रहा होगा, वो किसी ना किसी फिक्स्ड पॉइंट के इर्द गिर्द टू एंड फ्रो मूवमेंट कर रहा होगा, किसी ना किसी फिक्स्ड पॉइंट के इर्द गिर्द टू एंड फ्रो अपनी मोशन को रिपीट कर रहा होगा। वैसा मोशन हमारे पास क्या कहलाता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा देखिए, इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन यूँ भी बोलते हैं कि ये मोशन की हमारे पास जो ऑसिलेटरी मोशन है ना, पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन, उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। सिंपलेस्ट मतलब आपको यहाँ पे जो भी मोशन दिखेगा ना, वो तकरीबन तकरीबन हमारे पास एक स्ट्रेट मोशन होगा, ठीक है। इस तरीके से मूवमेंट चल रही होगी यहाँ पे, ज़्यादातर हमारे पास स्ट्रेट मोशन ही होगा इसके अंदर। तो एक सिंपलेस्ट फॉर्म है ये हमारे पास किसकी? पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन की। इसीलिए हम इसको क्या नाम देते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये किस टाइप का मोशन है, ठीक है। अब हम इसकी थोड़ी सी कंडीशंस और डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। चलें, अब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन को स्टडी करते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स अबाउट अ फिक्स्ड स्लैश मीन पोजीशन। देखें, कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऑसिलेटरी मोशन शो करे, ऑसिलेटरी मोशन बता दिया ना मैंने आपको कि कोई भी फिक्स्ड पॉइंट है हमारे पास, उसके इर्द गिर्द जब टू एंड फ्रो मूवमेंट शुरू हो जाएगी, रिपीटेटिव मूवमेंट हो जाएगी, तो वो ऑसिलेटरी मोशन होती है हमारे पास, ठीक है। टू एंड फ्रो मूवमेंट को ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऑसिलेटरी मोशन शो करे किसी भी फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड, किसी भी फिक्स्ड पॉइंट के या मीन पॉइंट के, मीन पोजीशन के अराउंड, तो उसकी जो एक्सेलरेशन होती है, उसकी जो एक्सेलरेशन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है उसी ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट के, उसी ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने एक नेगेटिव की साइन बनाई है, यानी कि जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। अब मैं ये आपको बात बाद में बताऊंगी कि नेगेटिव क्यों आ रहा है, पहले आप ये बात समझ लो कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन भी यहाँ पे बढ़ रही होगी, ठीक है। इसी वजह से हम इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं कि ऑसिलेटरी मोशन शो करता है, और जो इसकी मेन डेफिनेशन होती है वो यही होती है कि इस मोशन में जो भी ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के, उसी ऑब्जेक्ट के, ठीक है। तो यह मोशन हमारे पास क्या कहलाता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। चलिए, अब इसकी ना कंडीशंस देख लेते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशंस क्या क्या होती है हमारे पास।
पहली बात तो मोशन वाइब्रेटरी होना चाहिए, पता है ना, वाइब्रेटरी यानी ऑसिलेटरी मोशन के इर्द गिर्द आप ये जो है अपनी फिक्स्ड पोजीशन के इर्द गिर्द टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मूवमेंट नज़र आ रही हो, तो हम बोलेंगे कि हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन वाइब्रेटरी ज़रूर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, देयर मस्ट बी अ रीस्टोरिंग फोर्स। देखिए रीस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, ऐसी फोर्स जो ऑब्जेक्ट को उसकी इनिशियल पोजीशन पे ले जाना चाहे, ऐसी फोर्स जो ऑब्जेक्ट को उसकी इनिशियल पोजीशन पे ले जाना चाहे, वो फोर्स क्या होती है, रिस्टोरिंग फोर्स। अभी मैं आपको एग्जांपल के ज़रिए जब समझाऊंगी ना, तो आपको पता चल जाएगा इस रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या है हमारे पास कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट की। भाई यही तो मेन डेफिनेशन है हमारे पास इसकी, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए डिस्प्लेसमेंट के, डिस्प्लेसमेंट बढ़े एक्सेलरेशन भी बढ़े, ठीक है। और नेगेटिव क्यों आ रहा है ये मैं आपको अभी एग्जाम्पल के ज़रिए समझाऊंगी। चौथी कंडीशन क्या है इसकी कि फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। यानी कि मतलब आपने ये अगर तो अपना मोशन मुस्तकिल, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन आप चाहते हैं कि चलता रहे, रिपीट चलता रहे, तो आपको वहाँ पर से फ्रिक्शन ख़त्म करनी होगी, सही है। तो ही आपका मोशन जो है ये मुस्तकिल चलता रहेगा, वरना ये थोड़े टाइम के बाद आहिस्ता 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 ये रुक जाएगा अगर फ्रिक्शन मौजूद होगी तो, ठीक है। चलिए आए सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम ना एक डायग्राम के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए कि इसमें जो बात की जा रही है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के, उसका क्या मतलब है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राम्स बनाई हुई हैं। ये जो सिस्टम है ना हमारे पास, ये सिस्टम कहलाता है स्प्रिंग मास सिस्टम, ठीक है। ये भी बेसिकली एक एग्जांपल ही है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। यहाँ पे मैं आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन दिखाऊंगी कि कैसे हो रहा है, ठीक है। देखिए हुआ क्या, हमने क्या किया, एक स्प्रिंग लिया और उसे एक ऑब्जेक्ट के साथ बांध दिया, ठीक है। अभी ये ऑब्जेक्ट अपनी रेस्ट पोजीशन पे, मेन पोजीशन पे, यहाँ पे अभी इस पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही, ठीक है, ये रेस्ट में है अपनी पोजीशन पे। हमने क्या किया यहाँ पर, अब हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को पकड़ेंगे और यहाँ खींचने की कोशिश करेंगे। ये दूसरी डायग्राम में आ जाए, इस ऑब्जेक्ट को हमने अपनी मेन पोजीशन से दूर भेज दिया, यानी कि उसकी एक्सट्रीम पोजीशन तक ले गए, ठीक है। तो जब हमने मेन से एक्सट्रीम पोजीशन तक हम इस बॉडी को लेकर आए, तो इस बॉडी ने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ठीक है। यहाँ पे हम जो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं ना, वो स्मॉल एक्स से करते हैं, ठीक है। तो स्मॉल एक्स से आप घबराइएगा नहीं, ये स्मॉल एक्स बेसिकली हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ही है, ठीक है। अब देखिए हो क्या रहा है, बॉडी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंची है, अभी मैंने इसको पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है। अब जब मैं इसको छोड़ूंगी ना, जब मैं इस बॉडी को छोड़ूंगी अभी, तो होगा क्या, इस पर एक फ़ोर्स एक्ट करेगी, और वो फोर्स कौन सी है हमारे पास, रीस्टोरिंग फोर्स है। रीस्टोरिंग फोर्स है हमारे पास। और रीस्टोरिंग फोर्स क्या चाहेगी, रीस्टोरिंग फोर्स चाहेगी कि बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन पर, यानी कि मेन पोजीशन जो उसकी थी, वापस आ जाए वहाँ पे, ठीक है। तो बॉडी उसको किस तरफ मूव करवाने की कोशिश करेगी, इधर मूव करवाने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो जो फोर्स क्या चाहेगी हमारे पास कि बॉडी अपनी मेन पोजीशन पे आ जाए वापस। अब होगा क्या, जब मैंने इस बॉडी को छोड़ा, इस ऑब्जेक्ट को छोड़ा, इस पर रीस्टोरिंग फोर्स ने एक्ट किया, और रीस्टोरिंग फोर्स क्या करेगी, इस बॉडी को इस तरफ अपनी मेन पोजीशन की तरफ मूव करवाने की कोशिश करेगी, ठीक है। अब होगा क्या, आपको पता है बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है इनर्शिया, ठीक है। इनर्शिया क्या चाहती है, बॉडी अगर मूव कर रही है तो मूव करती रहे, और अगर रुकी हुई है तो रुकी रहे, ठीक है। अब जब बॉडी दोबारा से इस एक्सट्रीम से इस मेन पोजीशन पर आएगी, तो आपको पता है ना, यहाँ से यहाँ मैं छोड़ूंगी तो इसकी स्पीड में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। इसकी वेलोसिटी जब ये मेन पोजीशन पर आएगी ना, तो इसकी वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, स्पीड में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा, ठीक है। अब स्पीड में इजाफा हो गया तो उसकी जो इनर्शिया की प्रॉपर्टी है यहाँ पे वो काम करना शुरू कर देगी। वो बोलेगी भाई बॉडी अगर चल रही है तो उसको चलते चले रहने दो। तो यहाँ से यहाँ पर जब बॉडी आएगी तो वो रुकेगी नहीं, बल्कि इससे भी आगे चली जाएगी। अब इससे भी आगे चली जाएगी, यानी कि अपनी स्पीड की वजह से, अपनी इनर्शिया की प्रॉपर्टी की वजह से वो यहाँ इस मेन पोजीशन पे रुकेगी नहीं, बल्कि यहाँ इस तरफ चली जाएगी, एक नई एक्सट्रीम पोजीशन तक चली जाएगी, ठीक है। अब जैसे ही वो यहाँ पे आएगी तो स्प्रिंग देखिए दब गया है, कंप्रेस्ड हो गया है। ये स्प्रिंग दोबारा से क्या करेगा, एक रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगा। ये बोलेगा भाई तुम इस तरफ वापस जाओ। ये स्प्रिंग क्या करेगा, इसको दोबारा से ऑब्जेक्ट को पुश करने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये क्या बोलेगा, भाई दोबारा से तुम अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस जाओ। यहाँ पे ये स्प्रिंग रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रहा है दोबारा से यहाँ पे, ठीक है।
अब दोबारा से बॉडी यहाँ आएगी, ठीक है। अब यहाँ जब आएगी दोबारा से इसकी बॉडी की स्पीड बढ़ जाएगी और स्पीड बढ़ने की वजह से वो फिर अपनी मेन पोजीशन पे नहीं रुक पाएगी बल्कि अपनी दोबारा से एक दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ पे वापस आ जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली बॉडी क्या हो गई है, बॉडी क्या कर रही है, इस तरफ इस मेन पोजीशन के टू एंड फ्रो मूवमेंट दिखा रही है। बॉडी मेन पोजीशन के टू एंड फ्रो मूवमेंट दिखा रही है। बॉडी इस मेन पोजीशन के आगे पीछे मूव कर रही है, इर्द गिर्द मूव कर रही है। तो यही हमारे पास क्या होता था, पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन होता था हमारे पास, कि हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन यही होता था ना कि कभी भी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द बॉडी अगर मूव करे तो ये हमारे पास क्या हो जाता था, ऑसिलेटरी मोशन हो जाता था। और हमने पढ़ा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन बेसिकली ऑसिलेटरी मोशन ही तो होता है। तो यहाँ पे ये कंडीशन हो गई ना अप्लाई। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के, ये क्या बात है इसको समझते हैं। देखो मैंने यहाँ पे इस बॉडी को इस डायग्राम पे आ जाओ, मैंने यहाँ पे इस बॉडी को एक्सट्रीम पोजीशन पे जब लेके गई तो इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ठीक है। अब देखो मैं जितना डिस्प्लेसमेंट बढ़ाऊंगी ना और जब मैं इसको छोड़ूंगी तो ये उतनी तेज़ी से वापस अपनी मेन पोजीशन पे जाने की कोशिश करेगी। जब मैं इस बॉडी को डिस्प्लेसमेंट कवर करवाऊंगी, ठीक है, और जितना ज़्यादा, मान ले मैंने इससे भी ज़्यादा यहाँ पे आ गई मैं, ठीक है, इसको इतना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करवा दिया और जब मैं उस बॉडी को छोड़ूंगी तो ये उतनी ही तेज़ी दिखाएगी मेन पोजीशन पर जाने के लिए, ठीक है। यानी कि जितना मैं डिस्प्लेसमेंट कवर करवाऊंगी एक्सेलरेशन स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यही तो बात हमने पढ़ी थी कि एक्सेलरेशन बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के, ये बात पढ़ी थी ना हमने कि जितना मैं डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे इसको कवर करवाऊंगी तो जब मैं इसको छोड़ूंगी तो रीस्टोरिंग फोर्स उतनी ही ज़्यादा एक्ट करेगी। यानी कि जो एक्सेलरेशन है, स्पीड है इस बॉडी की उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, उतनी तेज़ स्पीड के साथ ये अपनी मेन पोजीशन पे जाने की कोशिश करेगी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको। तो इसलिए सिंपली यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे जब ये बॉडी इस एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुँची, अब ये जितना ज़्यादा यहाँ अंदर की तरफ जाएगी स्प्रिंग उतना ही ज़्यादा इसको पुश करेगा। यानी कि इस पर जो यहाँ पे अब जब पुश करेगा कहाँ पे जाने के लिए, मेन पोजीशन पे जाने के लिए, ठीक है। तो जितना ज़्यादा ये इसको पुश करेगा उतनी ज़्यादा दोबारा से इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, यानी कि एक्सेलरेशन बढ़ जाएगी और उतनी तेज़ी के साथ ये अपनी मेन पोजीशन से की तरफ आने की कोशिश करेगा। तो मैं जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट बढ़ा दूँगी उतनी ज़्यादा हमारे पास क्या बढ़ जाएगी, एक्सेलरेशन, बॉडी की स्पीड बढ़ जाएगी जब वो मेन पोजीशन की तरफ जाने लगेगी। तो बॉडी की स्पीड बढ़ गई हमारे पास, ठीक है। कब बढ़ रही, जब हम डिस्प्लेसमेंट उसको ज़्यादा कवर करवा रहे हैं। जब बॉडी डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा कवर कर रही है तो एक्सेलरेशन भी उसकी बढ़ रही है। तो यही तो बात हमने पढ़ी थी, सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के। अब आप मेरे को मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्यों बोलते हैं इसको। देखो हमने यहाँ पे बॉडी को डिस्प्लेसमेंट कवर करवाया, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अभी कैसी है, इस तरफ है, ठीक है। अब देखो एक्सेलरेशन जो मैं बात कर रही हूँ ना, वो एक्सेलरेशन है किसकी, वो रिस्टोरिंग फोर्स की एक्सेलरेशन है, ठीक है। आपको पता है ना F = ma होता है हमारे पास, कि F न्यूटन का सेकेंड लॉ था, F बराबर होता है मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन के, ये बात आपको पता है, ठीक है। तो जो मैं एक्सेलरेशन की जो स्पीड की बात कर रही हूँ वो किसकी वजह से आ रही है, रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से आ रही है। रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन कैसी है, रीस्टोरिंग फोर्स की जो डायरेक्शन है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की इस तरफ थी और रीस्टोरिंग फोर्स की जो डायरेक्शन थी वो इस तरफ थी, मीन पोजीशन की तरफ थी। यानी कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी कैसे है, टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी कैसे है, टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेन पोजीशन से इस तरफ बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है, ठीक है। और बॉडी जो है जब ये स्प्रिंग इसको पुश कर रहा है, यानी कि जो रीस्टोरिंग फोर्स दोबारा से यहाँ पे लग रही है और वो क्या चाह रही है, बॉडी दोबारा से अपनी इनिशियल पोजीशन, मेन पोजीशन पर वापस आ जाए। तो रीस्टोरिंग फोर्स की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है, इस तरफ है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, ठीक है। अब वही बात कि F = ma होता है, यानी कि उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो भी किस तरफ है, दोबारा से मेन पोजीशन की तरफ ही है। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा से कहाँ पर है, टूवर्ड्स द मेन पोजीशन। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ पर है, टूवर्ड्स द मेन पोजीशन, ठीक है।
जब भी तो हम कह रहे हैं, देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इस तरफ कवर हो रहा था, ठीक है, और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में थी। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इस तरफ कवर हो रहा है हमारे पास, और बॉडी की जो एक्सेलरेशन है वो अब की बार दोबारा से अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अब समझ में आया कि एक्सेलरेशन क्यों हमारे पास नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि हमारे पास जो बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है वो हमेशा उसकी एक्सेलरेशन के अपोजिट आ रहा है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट है डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट मैं कवर करवाऊंगी बॉडी पर, उतनी ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी, यानी कि उतनी ज़्यादा उसकी एक्सेलरेशन बढ़ेगी और उस एक्सेलरेशन के साथ वो मेन पोजीशन पर आने की कोशिश करेगी। इसी वजह से हम बोलते हैं कि ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन बढ़ेगी, और हमेशा एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो टूवर्ड्स द मीन पोजीशन होती है, टूवर्ड्स द मीन पोजीशन होती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट देखो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में कवर हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में कवर हो रहा है। तो हम इसीलिए बोलते हैं कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। सही, हमेशा नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसी होती है, अपोजिट डायरेक्शन होती है। तो उसी को शो करने के लिए हम यहाँ ये नेगेटिव साइन लगाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से मैं आपको इसकी डेरिवेशन थोड़ी सी करवाऊँ, बुक के अंदर डेरिवेशन नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक थोड़ी सी छोटी सी डेरिवेशन करवाती हूँ। देखो हमारे पास, आपको पता है यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ। देखो एक्सेलरेशन हमने क्या बोला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। अच्छा देखो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ना इसकी डेरिवेशन भी कराती हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे जो ये इक्वेशन डिराइव हुई है ये हुई कैसे, ठीक है। देखो हुआ क्या, मैंने क्या बोला, यहाँ पे हम रीस्टोरिंग फोर्स को देख रहे हैं। अच्छा एक बात और, यहाँ पे जो सरफेस लिया ना मैंने, ये फ्रिक्शन लेस सरफेस है, ठीक है, यानी कि इसमें फ्रिक्शन नहीं है। जब भी तो ये बॉडी टू एंड फ्रो मूव करती रहेगी। अगर फ्रिक्शन होगी सरफेस के अंदर, रगड़ की वजह से थोड़े टाइम बाद ही इसकी मूवमेंट रुक जाएगी। इसी वजह से मैंने जो ये सरफेस ली है ना, ये देखना ये फ्रिक्शन लेस सरफेस है, ठीक है, इसमें कोई भी फ्रिक्शन मौजूद नहीं है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आ जाओ। देखो मैं क्या कह रही हूँ, इसकी इक्वेशन ये मैंने डिराइव कैसे करी, ये स्प्रिंग मास सिस्टम के अंदर। देखो यहाँ पे हम जिस फोर्स की बात कर रहे हैं वो कौन सी फोर्स थी, रीस्टोरिंग फोर्स थी, ठीक है, रीस्टोरिंग फोर्स की हम बात कर रहे हैं। जितना ज़्यादा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा उतनी ज़्यादा रीस्टोरिंग फोर्स बढ़ेगी ना, ये बात तो आपको पता है। अभी ये मैं आपको डिराइव करवाती हूँ, ये वाली चीज़ डिराइव कराती हूँ। क्या बोला मैंने, जो हमारे पास रीस्टोरिंग फोर्स है वो क्यों बढ़ रही है, जितना ज़्यादा मैं डिस्प्लेसमेंट कवर करवाऊंगी उतनी ज़्यादा ही फोर्स लगेगी इस बॉडी को, जो उसकी इनिशियल पोजीशन पर ले जाने की कोशिश करेगी। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा और फोर्स हमारे पास तब ज़्यादा हो जाएगी। और ये बात आपको पता है नेगेटिव क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इस तरफ है, फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इस तरफ है, फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है, अपोजिट है, इसलिए नेगेटिव साइन आ गया, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे ना मैं अब आप लोगों को ना इसकी थोड़ी सी डेरिवेशन प्रूफ कराती हूँ कि भाई ये जो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स की ये इक्वेशन कैसे बन के आई है ना। तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बताना चाह रही हूँ। तो अगर आपको ये देखना है तो आप देख लें, वरना आपकी बुक में ये है नहीं डेरिवेशन, तो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। देखिए हो क्या रहा है, मैंने आपको बताया, मैंने यहाँ पे आपको दोबारा से मैं डायग्राम दिखा देती हूँ। मैंने आपको क्या बोला था कि जितना ज़्यादा मैं डिस्प्लेसमेंट कवर करवाऊंगी उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगी, ठीक है। वो फोर्स क्या चाहिए कि मेन पोजीशन पे, अपनी इनिशियल पोजीशन पे बॉडी वापस आ जाए, ठीक है। तो ये मैं कह सकती हूँ ना कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास किसके, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के। और नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट क्यों लिखा है मैंने, देखिए फोर्स की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है डिस्प्लेसमेंट से। फोर्स की डायरेक्शन क्या है हमारे पास, अपोजिट है डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ नेगेटिव का साइन लगाया। फिर आपको एक बात पता है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के जो सेकंड लॉ के मुताबिक हमारे पास फोर्स का जो इक्वेशन, फोर्स की जो वैल्यू होती थी वो क्या होती थी, इक्वेशन क्या होती थी, फोर्स बराबर होती थी मास इनटू एक्सेलरेशन के, ठीक है। ये बात आपको पता है ना कि फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए होती है। अब मैं क्या करूँगी, ये वाली जो फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए वाली जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन में पुट कर देती हूँ। मान लें इक्वेशन 1 है, यहाँ पे मैंने फोर्स की वैल्यू पुट करनी है, तो मैं इस तरीके से लिख दूँगी एम ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। अब मुझे आपको पता है कि जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है तो उसकी जगह क्या आता है, इज़ इक्वल टू और कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, इज़ इक्वल टू और कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। तो मैं इसको लिखूंगी कैसे, एम ए इज़ इक्वल्स टू कांस्टेंट एक्स, ठीक है, नेगेटिव साइन सॉरी यहाँ पे है। अब ये कांस्टेंट मैं यहाँ पे जो कांस्टेंट लगाती हूँ वो होता है के,
सही है। यहाँ इस सिस्टम के अंदर जो कांस्टेंट मैं यूज़ करती हूँ वो यूज़ होता है माइनस के, ठीक है। मतलब माइनस की साइन तो ये रही, और ये कांस्टेंट कौन सा यूज़ किया है, के। इस के को हम स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। इस के को यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे m इस एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं इसको इस इक्वल टू के दूसरी तरफ भेजूंगी तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या वैल्यू बन जाएगी, माइनस के अपॉन m इंटू एक्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई, एक्सेलरेशन की एक वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। अब आपको पता है ना यहाँ पर इस स्प्रिंग मास सिस्टम में कांस्टेंट क्या है हमारे पास, यहाँ पे के है, और मास, आपको ये बात पता है ना, मास तो चेंज नहीं होगा ना, ये ऑब्जेक्ट का जो मास है वो पूरे सिस्टम में सेम रहेगा। कहीं पे भी ऐसा होगा कि इस ऑब्जेक्ट का मास चेंज हो रहा हो, मास तो चेंज नहीं हो रहा, तो जो चेंज नहीं हो रहा वो कांस्टेंट हो जाता है। तो हमारे पास ये के और ये एम दोनों के दोनों क्या हैं, कांस्टेंट है। तो 12 से जब मैं कांस्टेंट हटाऊंगी और इज इक्वल टू हटाऊंगी तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बन जाएगी। देखो ये कर रही हूँ मैं, ए इज इक्वल्स टू माइनस की साइन ऐसे ही, ये के और एम क्या है, दोनों के दोनों कांस्टेंट है, तो मैं लिख सकती हूँ कि भाई ये दोनों कांस्टेंट है, और यहाँ पे आ गया एक्स। अब मैं इस कांस्टेंट और इज इक्वल टू को हटाऊंगी तो उसकी जगह दोबारा से क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और नेगेटिव की साइन, और ये आ गया हमारे पास एक्स। तो इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन ड्राइव होती है, ठीक है। ये इक्वेशन मैंने बनाई है स्प्रिंग मास सिस्टम की, ठीक है। स्प्रिंग मास सिस्टम के अंदर मैंने ये बात प्रूव कर दी कि कैसे एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। सही है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको देखिए डेरिवेशन समझ नहीं आई है ना तो भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये डेरिवेशन आपकी बुक में हुई भी नहीं है। आपको बस इस बात से मतलब होना चाहिए कि एक्सेलरेशन क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के, और यहाँ पे मैं वो बात अच्छे तरीके से आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है। चलें, नेक्स्ट टॉपिक हम इससे आगे वाली वीडियो में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।